फिर जो मेन है प्लेसमेंट के लिए, उसके लिए भी टाइम निकालना है। फर्स्ट ईयर तो पूरा ऐसे ही चला गया, मतलब हवा में तो ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द माइंडसेट टॉक, जहां पर हम बात करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है। आज हम बात करेंगे मिस्टर अनमोल श्रीवास्तव, जिन्होंने एक बड़े से ग्लोबल फिनटेक कंपनी जेपी मॉर्गन एंड चेस में अपनी 19.75 एलपीए के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल में जॉब हासिल की है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं, उनके प्रिपरेशन हैक्स, उनका माइंडसेट, सब कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। वेलकम अनमोल भैया, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया भैया, सबसे पहले आज का सबसे पहला क्वेश्चन जर्नी और ब्रेकिंग पे आप करना चाहेंगे। मतलब कि पहले से गोल था आपका फिनटेक कंपनी को लेना, या फिर यू कैन से कि धीरे धीरे जब समय के साथ आगे बढ़े तो चीजें और क्लियर होती गई? ऐसा कुछ नहीं था कि फिनटेक में ही जाना है, मतलब बाकी था कि जब एप्लीकेशंस रोल आउट हो रही थी, बढ़ते चले जा रहे थे। चांस वाली बात थी कि कहीं ना कहीं बट यही है कि धीरे धीरे करके इसमें और राउंड्स क्लियर होते चले गए, लास्ट हो गया इसमें। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन, जब मतलब कि ये कैसा सोचा कि आपने, मतलब कि एक होता है ना कि कुछ लोग पहले से क्लियर रहते हैं भाई हमें बीटेक ही करना है या डॉक्टर ही बनना है, तो इस पे आपका क्या राय रहेगा? मतलब बीटेक ये भी गो विद द फ्लो, लाइक कि अरे चलो 12th के बाद बीटेक कर लिया, या फिर नहीं हमें इसी फील्ड में कुछ करना है, बीटेक ही क्यों चूज किया? पहले ही सही दिमाग में था कि बीटेक नहीं जाना, सीएसई ही करना है। अच्छा हाँ, मतलब ये था 11th में ही मैंने फिजिकल नहीं, मतलब सीएसई आती है, सीएसई ही ली थी मैंने 11th 12th। अच्छा, फिर बीटेक का ही था कि बीटेक करनी है सीएसई से ही। तो मतलब कि कंप्यूटर्स की वर्ल्ड में, सॉफ्टवेयर्स के वर्ल्ड में यू नो लाइक घुसना था, मतलब इसी ही में ही करना था और इसी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स काफी परेशान रहते हैं मतलब इस चीज को लेकर, लाइक स्टार्टिंग से पता ही नहीं लगता कि भाई रोड मैप क्या है। तो जब आपने इस चीज को देखा, तो मतलब कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे अपने आप को, जब आपके पास भी ये आई होगी प्रॉब्लम कि भाई कैसे रोड मैप हम क्या रहे, सबको आती है, तो ये चीज कैसे क्लियर हुई ये चीज आपको वक्त के साथ, या फिर एक हुआ कि नहीं हम इसी लाइन, इस रोड मैप पे ही चलेंगे? देखो, रोड मैप का ऐसा था कि पहले तो हर चीज एक्सपीरियंस करेगी, मतलब उधर से ट्राई करा, उधर से ट्राई करा। ये नहीं होता कि प्लेसमेंट के लिए डीएसए, डेव, एफटी ये सब और सीएस फंडामेंटल जरूरी होते हैं, बट पढ़ने कहाँ से है इसका तो वास्ट रिसोर्सेस है यूट्यूब पे, बट जो पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करे वो ढूंढना इम्पोर्टेंट था। उसी में टाइम लग गया बहुत। मतलब कहीं किसी की एक्स की प्लेलिस्ट देखी, 10-12 वीडियो समझ में आई, और बाद में लगा कि यार नहीं हो रहा है, दूसरी पे चलना चाहिए, दूसरी देखी, ऐसे ऐसे करते करते एक पूरा सेटअप बन गया कि नहीं ऐसे करनी है, इससे करनी है, डेवलपमेंट से करनी है, ऐसे ऐसे। एक क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा जो मतलब हम पहला क्वेश्चन होना चाहिए था ये हमारे तरफ से, बट ये अभी पूछ रहे कि जब 19.75 की जब जॉब लगी, ऑफर हुआ आपको, तो क्या फैमिली रिएक्शन, फ्रेंड्स रिएक्शन, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? अरे तो एकदम आउट ऑफ व्यू चला गया था कि सही में ऐसा भी हो रहा है। अपना नॉर्मल रूटीन, लीड कोड खोला, बैठा पढ़ रहा, सर का फोन आया, सर जी सर बताइए, तो उन्होंने बताया फ्रेंड्स आपका हो गया है आउट ऑफ व्यू 5 सेकंड के लिए। ऐसे ऐसे होता चला गया, घर में बताया, सब जगह बता रहे। तो अच्छी बात है ना, मतलब प्रिपरेशन करने के बाद आप एफर्ट्स डालते तो रिजल्ट मिलता है, तो अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मतलब सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर प्रिपरेशन और डेली ग्राइंड के बारे में बात करें, जैसे एक रूटीन होता है ना एक स्टूडेंट का, तो व्हाट वाज योर रूटीन लाइक की, और उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या था रूटीन को फॉलो करने के लिए? रूटीन को फॉलो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और वही है कि तुमको टाइम मैनेजमेंट करना है, हर चीज का टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट कॉलेज में ही जाना है, 9 to 5 तुम्हें करनी है, अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, 9 to 5 करना ही करना है। फिर जो मेन है प्लेसमेंट के लिए, उसके लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, वो तुमको पूरा मतलब सब मैनेज करना था कि 5 to जितना भी कर पाओ, 5 के बाद से कभी भी। और सुबेरे जैसे 8-9 से होता था, तो सुबेरे थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का स्ट्रेच करना, ऐसे ही चला था मेरा पूरा। फर्स्ट ईयर तो पूरा ऐसे ही चला गया, मतलब हवा में, मतलब क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सपोजर मिला कि कोडिंग क्या होती है, ये सब धीरे धीरे करके एकदम सेटअप बना, सब चला गया। अच्छा, आपने प्रिपरेशन को कैसे प्लान किया? मतलब आपने अभी कहा डीएसए भी है, एप्टीट्यूड भी है, डेवलपमेंट भी, प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाने हैं,
तो उसको कैसे बैलेंस में रखा और उसे कैसे प्लान में रखा आपने? तो ऐसा रूटीन होता था ना कि सुबेरे कोशिश करता था मॉर्निंग टाइम में कि थोड़ा सा डीएसए कर लूँ। फिर कॉलेज के टाइम में जो लैब्स होती थी उसमें सोचते थे कि चलो यार कहीं इधर उधर से आर्टिकल पढ़ते हैं डेवलपमेंट के लिए, कुछ भी टॉपिक होता है ना तो उसमें सोचते कि चलो 9 to 5 में कुछ एक पोर्शन जैसे 1-2 घंटे का ही निकाल लिया, डेवलपमेंट कर ले ना। और फिर वही शाम के टाइम में जब भी फ्रेश होके थोड़ा सा 1 घंटे का नैप लेके तो डेवलपमेंट में लग जाते थे कि चलो असली रियल कोडिंग जो कीबोर्ड वाली होती थी वो चालू होती थी उस टाइम पे, कि जो दिन भर में सीखा है जो करा है वो अपने आप से इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, शेड्यूल में भी कुछ लोग ऐसा रखते हैं ना भाई इसी टाइम पे हम करेंगे, तो सुबह ही डीएसए किया या फिर शाम को, और फिर अब जब होता नहीं तो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं लोग। तो इस पे क्या कहना है, मतलब कि फ्लेक्सिबल ही रखा आपने शेड्यूल, स्ट्रिक्ट शेड्यूल रखा तो, और बीच में डिस्ट्रैक्शन वाली भी बात है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम सब कुछ है, और दोस्त की भी भाई चलो कैंटीन चलते हैं थोड़ा, तो उसको कैसे कंट्रोल? वो सब तो वही हुआ था, मतलब स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था, फ्लेक्सिबल ही रहा था सबकी। मतलब कोई भी टॉपिक है अगर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना जरूरी, जिसपे ज्यादा टाइम देना है, मतलब उसकी जगह दोनों पे मतलब डीएसए और डेवलपमेंट में दोनों जगह बैलेंस किया है, मेंटेन किया है कि डीएसए में अगर कोई टॉपिक आया है उस पर ज्यादा टाइम देना है तो डेवलपमेंट थोड़ा सा कम कर दिया था। डेवलपमेंट में जैसे कुछ है टॉपिक आ गया है या सब टॉपिक आया जिसमें टाइम देना है उसमें मतलब ऐसे रखा कि दोनों बैलेंस रहे। ये नहीं कि मतलब डीएसए भी है तो 2-3 घंटे बस बैठे रहे, कुछ समझ में भी नहीं आया तो बेकार। मतलब कि एक ये होना है कि आप खुद में ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आपको एट द एंड आप जो देख रहे हो या फिर आप जो फॉलो करो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने पहले बोला कि रिसोर्सेज ढूंढने में समय लग गया है, तो अब जब रिसोर्सेज मिल गए आपको तो व्हाट डू यू थिंक कि जेपी मॉर्गन के लिए स्पेसिफिकली फॉर जेपी मॉर्गन कौन सा रिसोर्सेज ज्यादा इफेक्टिव आपको लगे? देखो कंपनी वाइज ऐसा कुछ नहीं होता कि जेपी मॉर्गन क्या मांग रही है, कोडेवन क्या मांग रही है, सबका एक ही रिक्वायरमेंट है डीएसए, अच्छा सा रेज्यूमे और तुम्हारा ये जो सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन है, और टेक्निकल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी सब कोई ऐसा नहीं है कि जीपी के लिए अलग पढ़ना है उसके लिए अलग पढ़ना है। तब पर भी अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल आप अगर डीएसए के लिए कुछ रिसोर्सेज को लिस्ट करना चाहें तो आप कौन सा रिसोर्स को बोलेंगे कि यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट? कोड हेल्प है, कोड हेल्प वो तो एकदम पूरी बेसिक से, मतलब जिसको बेसिक से पढ़ना है उसके लिए बेसिक टू एडवांस वाली बात। हाँ वो एकदम कंप्लीट है उसके लिए। बट और जिसको एलसी पे ग्राइंड लीड कोड पे ग्राइंड करना है वो उसकी स्टाइवर्स 450 क्वेश्चंस जो है, स्टाइवर्स की 450 मतलब प्लेलिस्ट के और एक सेकंड शीट भी है। हाँ एक तो 450 क्वेश्चन से एक दूसरी शीट और है, वो दोनों करके वो हो गई। और बस एक देन व्हाट फॉर द डेवलपमेंट, अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड या फॉर एग्जांपल चलिए फुल स्टैक ही लेकर चलते हैं, दोनों को लेकर चलते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड चलते हैं, उसके लिए यूट्यूब पे है प्री कोड कैम्प करके। हाँ उसमें मतलब वन शॉट वीडियोस होती है बट बड़ी बड़ी होती है, 12-13-14 घंटे की होती है, वो सफिशिएंट होती है। बट अगर तुमको पूरा एकदम डीप में जाना तो हितेश चौधरी एक उनकी रिएक्ट प्लेलिस्ट है, वन स्टैक वाली जो प्लेलिस्ट। बाकी तुम्हारा एक्सप्रेस और नोट पढ़ने के लिए ये प्री कोड कैम्प बहुत सफिशिएंट है। बट ये है कि उस जो वीडियो है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो रहे हैं, बस ये चेक कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चेक कहाँ से करते हैं? ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन या तुम कमेंट सेक्शन में चले जाओ, कहीं कोई होते हैं जो टाइम स्टैम्प मेंशन कर देते हैं कि इधर से ये टॉपिक चालू हो रहा है, इधर से ये चालू हो रहा है, तो एक बार फिगर आउट कर लो कि मतलब ऐसा तो नहीं कि घुमा रहे हैं या कुछ ऐसा है, बस देख लो कि हाँ जो टॉपिक्स की मुझे नीड है वो है कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारा टाइम भी सेव हो जाएगा, पूरी वीडियो देखना देख भी लीजिए तुमको जो समझ ही नहीं आया एक आइडिया है। आपने अभी बात किया मतलब लीड कोड पे ग्राइंड करने की बात किया, तो हाउ वाज योर ग्राइंडिंग जर्नी ऑन लीड कोड? और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे आपने उनको भी ट्राई किया है, शायद कोड फोर्सेस, कोडसेप वगैरह, हैकर रैंक भी है, तो मोस्ट बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म आपको उनमें से कौन सा लगा? आपकी क्या जर्नी रही? इसमें लीड कोड सबसे बड़ी लीड कोड है, फिर कोड फोर्सेस, बाकी तो वो आपने if you want like a from top to bottom, if you want to rank like
टफेस्ट टू इजीएस्ट? टफेस्ट प्रॉब्लम कोड प्रोसेस में, फिर लीड कोड पे तुम कर सकते हो, बाद में मीडियम हार्ड, सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम। उसका एक दिक्कत होती है ना कि कॉन्स्टेंट्स मेंशन होते हैं, वो दिमाग में हम नहीं लाते हैं, बस स्क्रैच वाला कोड लिख देते हैं, तो फिर जब आखिरी में सॉल्यूशन लिखे जाते हैं ऐसा था, सो ये होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब कोडफोर्स जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर क्वेश्चन करना है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना चाहिए इंसान? कोर्सेज देखो थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हैं और तुम्हारा लॉजिकल जो एबिलिटी होती है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से लीड कोड ही बेस्ट है अभी इंटरव्यू और ये सब प्लेसमेंट के लिए। कोर्सेज लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जरूरी, इसका क्या मतलब? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक नया लोग कहते रहते हैं भाई सीपी करो, वो समझ नहीं आती वो चीज। वो अलग हो गया, मतलब जो टॉप नॉच कंपनीज हैं तो उसके पढ़ने के लिए ये सब काम आती है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो इस पे है वो उसके लिए काम आते हैं। टॉप नॉच लाइक गूगल हो गई और तुम्हारी जेन स्ट्रीट हो गई, रूब्रिक हो गई, ये सब इसी से ही जो क्वेश्चंस होते हैं इसी से बनते हैं वो क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस भी फिर जैसे लोग भी कहते हैं कि हैकाथॉन्स वगैरह में पार्ट लेने वाली जो बात होती है, लोग कहते हैं उसका उस पे आपकी क्या राय, मतलब कि वो हेल्प करता है या फिर बहुत, क्योंकि लास्ट जो राउंड था केपीएमसी में वो हैकाथॉन था कोड फॉरवर्ड, तो मेरे को तो हेल्प मिली जो मैंने पिछले दे रखे थे, एक इधर ही लोकल का था कॉलेज में हुआ था वो SIH लिए थे, उससे जो गलतियाँ थी मेरी वहाँ पर मैंने वहाँ पे सही किया, कैसे क्या करना था, मेरे से गलती नहीं कर वो उधर मेरा। मीन्स अच्छा, ऐसे भी अभी कुछ लोग हैं फर्स्ट ईयर, तो अभी तो फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, चलिए ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में प्रोबेबली अगर कहें तो थर्ड ईयर जो अभी अबाउट टू इंटर है उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक आज तक हैकाथॉन से पार्ट नहीं लिया। फॉर देम अगर आप कुछ बोलना चाहें लाइक कि पार्ट तो नहीं लिया तो फिर क्या कर सकते हैं? हैकाथॉन सभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तुम्हें डेवलपमेंट आ जाए, जब कुछ बनना इंटरमीडिएट जैसा कुछ पहुंच गए हो तो हैकाथॉन्स पे जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मालूम है, तुरंत प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी, तुरंत सोचना है, फिर बनाना है विद इन टाइम फ्रेम, लेकिन वो हार्ड हो जाता है। मतलब तो फिर अच्छी डेवलपमेंट, अच्छी भी नहीं कहूँगा, ठीक है हाँ ठीक ठाक आती तभी जाओ। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ चाहे आए भी नहीं हैकाथॉन्स में जाओ, वो पूरी टीम का इवैल्यूएशन होता है ना, अब जैसे मैं हूँ तो हूँ, पूरी टीम में तुम काम कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बढ़िया लगा जो हमने बनाया, जीत गए, मैंने गाया, मैंने दूसरे लोगों को भी सेम चीज बताई, मैंने कुछ करा ही नहीं तब भी टीम भी अच्छा, यही चीज है ना, ये बात। हाँ, सबको मतलब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना जरूरी होता है, थोड़ा सा देना, बट देना नहीं। कोई फ्रंट एंड कर रहा है, कोई बैक एंड कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी होती है, प्रेजेंटेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट राउंड जो होता है फाइनल वाला प्रेजेंटेशन और प्लस प्रोटोटाइप भी देखा जाता है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब उसको। अच्छा, मतलब ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो फ्रॉम स्क्रैच टू एक टॉप नॉच चीज आपको बनानी भी है, देन आपको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए उस चीज को, और उसमें सारे टीम का कंट्रीब्यूशन भी देखा जाता है। तो एज सच फिर अगर इस चीज को अगर देखा जाए, फिर भी कुछ लोग हैं कि मतलब हैकाथॉन्स में पार्ट लेते हैं विदाउट एनी नॉलेज, या फिर भी बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए कर लो भाई, तो एक्सपीरियंस होगा। मैं भी गया था, तो सेकंड ईयर में मैं भी गया था कि, और कुछ लोग डरते हैं, मतलब कि हमारे जैसे जो लोग हैं वो डरते हैं भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम यहाँ से क्या करें। मैं भी गया था सेकंड ईयर में, ऐसी कुछ ज्यादा इतना खास नहीं आता था, गया था कि चलो एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं कैसा क्या होता है। जब गए वहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, कैसे क्या फिगर आउट करे, क्या बनाए, इतना एडवांस आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, जैसे तैसे करके एकदम बना दिया HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट से, बस यही था, यही गलती होती सबको आना है। अगर एक को भी इतना का आ रहा है या दूसरे को थोड़ा सा भी मतलब मेरे से ज्यादा आता तो ठीक है, बढ़िया है, ये नहीं कि मतलब पूरी जो टीम है वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने ही जा रही है, वो तो फिर अजीब हो जाएगा फिर। अच्छा, रेज्यूमे बनाते वक्त मतलब अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे तो बनाया होगा, तो ऐसी कोई सी भी तो चीज होगी ना जो कि आउटस्टैंड करती होगी आपको, या फिर ऐसा डाला होगा कि भाई ये तो नजर में जाएगी तो पक्का ही है, मतलब अच्छे लगेगा ये चीज, तो उन सब चीजों का कैसे ख्याल रखते हो? कोई कॉन्टेस्ट वगैरह आपने अगर
पहले तो उसका फॉर्मेट होता है, मतलब ATS वाला, वो मतलब फिगर आउट करना है कैसे क्या बनाना है। और जब स्किल्स मेंशन करनी होगी तो उसमें सब चीज़ डिस्क्राइब करो। जैसे तुम्हें लैंग्वेज कौन सी आती है, फ्रेमवर्क्स कौन से आते हैं, ठीक, एक सॉफ्ट स्किल्स मेंशन कर दो, ठीक, ये कर लेते हो। तो फिर एक मिसलेनियस और डाल दो। मिसलेनियस में तुम क्या डाल सकते हो, मशीन लर्निंग आती है मेरे को, डीप लर्निंग आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स डाल दो। तो तुमने स्किल्स जो कैटेगरी थी उसको और डिवाइड कर दिया सब कैटेगरीज। एक प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि 2 लाइन में डिस्क्राइब करो क्या कर रहा है, बाकी जितना टेक्स्ट टैग यूज करा है, जितनी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इम्पोर्टेंट अगर कुछ भी हुआ उसको तुम मेंशन करो। कीवर्ड्स हो गए वो इम्पोर्टेंट होते हैं मेंशन करना। डिस्क्राइब ही नहीं, मतलब इसमें पूरा सब चीज बता दो। पाइथन यूज हुई है, जावा हुई है, स्प्रिंग बूट हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो अलग आ गया, तो जो नया चल रहा है, जैसे कुछ भी हो गया, वेक्टर डेटाबेस आया है, ये मेंशन कर दिया, तो ये एज ए कीवर्ड ये करेगा। अच्छा, लेट्स गो लाइक थोड़ा सा अब आते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फर्स्ट ईयर भी देख रहे होंगे हम, सेकेंड ईयर भी देख रहे होंगे, थर्ड ईयर भी देख रहे होंगे, फोर्थ ईयर भी देख रहे होंगे, तो उसके हिसाब से अगर काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर को अगर आप कुछ टिप्स टाइप देखना चाहें कि भाई आपने JP Morgan एंड चेस में गए, तो उस हिसाब से कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके अगर प्रिपरेशन करते हो स्टार्टिंग से, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप इजिली JP Morgan एंड चेस में कोई और अच्छी कंपनी को इसी इक्विवेलेंट कंपनी में आप लैंड कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अगर आपको कुछ बोलना हो या टिप्स देना, कैसे आप प्रिपेयर करें, ये अगर कुछ। फर्स्ट ईयर को तो यही सजेस्ट करूंगा, अभी बेसिक्स और फंडामेंटल पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, पूरा मतलब एक एक सिंटैक्स, एक एक सब चीज, मतलब तो आगे हेल्प करेगी। बस फर्स्ट ईयर में इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कर पाओ तो एरेज और स्ट्रिंग्स स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग्स कर सकते हो, वो भी इतना हार्ड में नहीं जाना, एकदम बेसिक रखना है। सेकेंड ईयर से हाँ थोड़ा थोड़ा अपना चालू कर दो, जैसे जो भी अब सेकेंड ईयर में आया या नहीं स्टार्ट कर पाया आईडिया से, मतलब कोडिंग नहीं सीख पाया फर्स्ट ईयर में। व्हिच लैंग्वेज यू थिंक यू आर इज मोस्ट प्रेफरेबल? सबसे इजी रहेगी समझने में, पाइथन रहती है। इजी सिंटैक्स होता है, आसानी से समझ में आ जाएगी। बस जावा करने जाओगे तो थोड़ा सा सिंटैक्स फंसोगे। करी मैंने भी है, जावा से भी करी है, जावा से मैंने भी करी है, पाइथन से भी करी है, बट देखा जाए TSA और वो सब करने के लिए तो पाइथन सही रहती है, सबसे सिंपल सिंटैक्स रहती है उसका। अभी लोग डिमांड में कह रहे हैं जावा, डिमांड में जावा अब तो लोग फुल स्टैक भी जावा फुल स्टैक डेवलपर बनने की ओर जा रहे हैं। हाँ, तो वो तो डेवलपमेंट साइड चली गई है, तो जावा एज रख सकते हो, सेकेंडरी लैंग्वेज रख सकते हो। मेरा तो ये मेरे सेकेंडरी लैंग्वेज जावा ही है, और प्रायोरिटी का पाइथन पर। अगर देखा जाए तो अच्छा, थर्ड ईयर के बारे में आप बताएं। सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर, जैसे कि सेकेंड ईयर तो भाई आप आए फर्स्ट ईयर से, आप भी ऐसे स्टार्ट करो। सेकेंड ईयर में आए हो तो थोड़ा तो तुम कॉलेज का थोड़ा सा मिलोगे एक्सपोजर, ठीक है, मन ही नहीं करेगा ये सब क्या होता है, चलो उस क्लब में लिया जाए, उस क्लब में लिया जाए, वहाँ थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई ज्यादा नहीं है, आराम से करते रहो, मतलब अपना टाइम निकाल के, ज्यादा कुछ नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा मोर देन सफिशिएंट है, करते रहो। अपने क्लब्स में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट थर्ड ईयर में आके फिर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना कि नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, थर्ड ईयर में तुम्हें पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने हैं, नए वाले को तो डील करना है, फिर प्लस तुम्हारा डेवलपमेंट है वो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि थर्ड ईयर में ही बनेंगे अच्छे प्रोजेक्ट्स। सेकेंड ईयर में क्या ज्यादा से ज्यादा सीखोगे अपने आप से। For someone who is starting from scratch right now in the third year, ज्यादा लेट हो गया, फिर भी अगर नहीं किया, कर ही नहीं पाया कुछ भी सर्कमस्टेंसेस के कारण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं तो कोडिंग पहले अपना फंडामेंटल फटाफट क्लियर कर ले 15 से 20 दिन में, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अपना 5th सेमेस्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करें, फिर मतलब यही नवंबर दिसंबर तक, रिवीजन जनवरी में, और साथ साथ अगर हो पाए तो नॉन लीनियर पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट किसी ने प्रोजेक्ट्स भी नहीं बना रखे होंगे और ये भी नहीं कर रखा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अगर 1 साल अगर आपको देखा जाए तो थर्ड से फोर्थ ईयर में यू हैव 1 ईयर ऑफ टाइम स्पैन, अगर मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए 10 महीने होते हैं, 1 महीना तो आप ब्रेक में चलते हैं, 10 महीने, तो उसमें अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप DSA और DSA करते हैं, फिर 4th मंथ में अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, काइंड ऑफ
आपको सर ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के ही है हमारे हाँ। मतलब कि तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वही हेक्टिक हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अपने बोर्डिंग पे भी करना है और फिर तुम्हें डेवलपमेंट साइड भी जाना है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, और कॉलेज भी करना है 9 to 5, बहुत जरूरी है बस। तो for them कैसे शेड्यूल कैसे करें उस चीज को, अगर आप कहना चाहें? शेड्यूल को क्या आप देखो फिगर आउट करें सब लोग, अब देखो मेरा और तुम्हारा अलग है, ठीक है? मैं अगर सब दिल्ली में, तो मेरा भी तो 2-2.5 घंटा यही ट्रैवल करने में लग जाएगा, ठीक है? मेरा सुबह का जो टाइम गया, शाम का भी गया, बचा मेरे पास कब 9 to 5 ही बचा, और रात में चलो मैंने 2 घंटे निकाल लिए, कैसे नहीं, मेरा मैक्स 9 to 5 में ही यूटिलाइज होना चाहिए था, तो मैं कोशिश करूंगा कि उधर सीखने की कोशिश करूँ 9 to 5। मतलब खुद का टाइम टेबल ऑब्जर्व करके खुद का टाइम टेबल है, मतलब अपना रूटीन देखो क्या है, कहाँ पे तुम टाइम निकाल सकते हो, बस ये फॉर योर फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर के लिए कुछ जिनके लिए अब तो भाई मतलब प्लेसमेंट वाली डू और डाई ऑप्शन बस अब रिवीजन ही रिवीजन करो फटाफट, रिवीजन फटाफट, पुराने पुराने कॉन्सेप्ट्स हो जाए, और एफटी भी जरूरी है, पहला राउंड और एफटी का ही होता है, तो एफटी भी जरूरी है। अच्छा राउंड की जब आपने बात की, लेट्स गो फॉर द लाइक हायरिंग प्रोसेस क्या थी कितने लोग तो मतलब सपना बना लिया वो भाई हमें अब इसी टेक कंपनी में फिनटेक कंपनी में जाना है, तो उसके लिए हायरिंग प्रोसेस कैसे इनिशिएट हुआ, कैंपस ऑफ कैंपस रेफरल और प्रोसेस क्या थी, मतलब ऑन कैंपस की पूरी प्रॉपर एकदम, 3 राउंड्स हुए थे, ऑनलाइन असेसमेंट, फिर एक सेकंड होता है ऑनलाइन एआई एचआर राउंड होता है, 30 मिनट का होता है, तीसरा जो सबसे लास्ट राउंड है वो तुम्हारा कोड फॉर कोड हैकर। इसमें फर्स्ट राउंड ऑनलाइन में इसमें पूरा डीए से 2 क्वेश्चन है, 90 मिनट के हो गए, मीडियम लेवल पे, एक तो शायद मीटिंग रूम्स मीट को टेस्ट सुना होगा, मीटिंग रूम्स उससे था, और एक फिटनेस, तो हो गए। फिर दूसरे राउंड के लिए तुम्हें जो एचआर राउंड होता है, एआई मतलब कुछ नहीं होता, एआई जनरेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हें पूरा स्पीक करना रहता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर सोच के, और वो भी टाइम लिमिट होता है कि 30 सेकंड ही मिलते हैं, सोचो और 1 मिनट के अंदर आंसर। और तीसरा राउंड ये होता था कि हैकाथॉन है, तो उसमें टीम के साथ या फिर आप अकेले आपने? नहीं, टीम जो थी वो पूरी, वो किसी को नहीं जानते थे, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मतलब फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे उनको कंबाइन करके पूरी टीम बनाई थी 6 से 7 लोगों की, हम लोग किसी को नहीं जानते थे, बस 10-15 दिन पहले मतलब हम लोग का टीम तो वो आई थी लिस्ट, तो फिर उसी से जानने लगे मिले, और उन्हें प्लेटफॉर्म भी बना दिया था स्लैक, वहाँ से लोग कॉन्टेक्ट में आए, व्हाट्सएप पे नंबर एक्सचेंज, बस चालू होते चले। फिर सोचा कि किसमें टेक स्टैक में अच्छी पकड़ है, कौन फ्रंट एंड अच्छा कर लेता है, फ्रंट एंड में भी कौन सा रिएक्ट है, या बैक एंड में तुम जाओगे फ्लास्क है ना, ये सब किसकी अच्छी, बस वही डिस्कशन करें, जब आई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब पता है कि वो फ्रंट एंड में ही है या बैक एंड में, बस कुछ तो ऐसा होगा मोमेंट जहाँ पे लगा वगैरह इंटरव्यू पे ऑनलाइन असेसमेंट होने में किसी राउंड में, तो ऐसा लास्ट में हुआ था, मतलब अभी भी याद है वो अभी भी याद है, लास्ट में पूरा एकदम सब हो गया था, जब रात के टाइम में जब सब हम लोग का फ्रंट एंड बैक एंड सब रेडी था, एमएलई का जो था इंटीग्रेशन सब था, हम लोग को पाइपलाइंस बनानी थी, बस उसी में अटक गए थे कि यार फ्रंट एंड एक के लैपटॉप में बैक एंड अलग चल रहा है, इसको कैसे फिगर आउट करें। फिर हम लोग को मेंटर्स भी वहाँ असाइन हुए थे, मेंटर्स मतलब हेल्पफुल थे, बहुत बढ़िया थे, उन्होंने सब बताया था कि चलो कोई नहीं ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस उस समय तो ये लग रहा था कि यार कैसे होगा, मतलब अलग अलग सब लास्ट में आके सब पूरे टाइम सब रेडी है, सब है, बट वही है कि अभी तक इंटीग्रेट ही नहीं हुआ सब। हाँ इंटीग्रेशन में लास्ट में आकर प्रॉब्लम, जॉब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन, जैसे क्वालिफिकेशन से होती है ना बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसको आप तो सीजीपी वगैरह का जेपी मोबाइल केस में क्या अंतर हो? यार देखो उस टाइम फर्स्ट राउंड के लिए सब एलिजिबल थे, सबने भरा, सबका हुआ, दूसरे राउंड के लिए भी जो एचआर वाला जो था एआई वाला वो भी सबका हो गया था, फिर उसमें से 13 लोग हुए थे सिलेक्ट, मेरे को याद है
13 में से पता नहीं क्या हुआ है कि उनकी इंटरनल शॉर्ट लिस्टिंग हुई क्या हुआ, तो उसमें से सिर्फ टॉप के 2 ही लोग लिए गए थे हैकाथॉन के लिए, 2 ही लोग शॉर्ट लिस्ट में। अब पता नहीं उसमें CGPA का रोल था कि क्या था, उस टाइम CGPA भी मेरी 9.5 के ऊपर थी, तो माइंड ब्लोइंग। मेरी थी और एक दोस्त की थी, दोनों की 9.5 के ऊपर थी। तो मेरे को शायद लगा कि शायद CGPA के बेसिस पे हुआ है या एकेडमिक परफॉर्मर्स जो होते हैं टॉप के उनको लिया गया है, शायद उसको हुआ। अच्छा, तो 9.5 तो मतलब एक परफेक्ट इंसान है आप जो CGPA कैसे मेंटेन करता है बता सकते हैं। तो ये बताइए 9.5 से तो हमें विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, तो 9.5 से 9.5 या 9 या 9.5 के आसपास CGPA मेंटेन रखना कैसे? रोज मतलब घोल के पीने वाली बात गोल की तो कुछ नहीं है, मतलब जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है बस ध्यान से फोकस करके पढ़ो। ये भी सेकेंड ईयर ही तक करो, क्योंकि एक बार जब 9 या 8.5 के आसपास भी बन गई तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि तो तुमको यार प्लेसमेंट पे भी फोकस करना है। फिर भी मतलब मैंने मेरा ऐसा सीन था कि सेकेंड ईयर तक पूरा एकेडमिक करा था, इतना कर लिया था कि अगर गिरेगी भी CGPA 9 से नीचे नहीं जाएगी, 9 से नीचे नहीं जाएगी। थर्ड ईयर में 9 से ही हो गया। तब पर भी जैसे अगर अभी भी कुछ लोगों का है, जैसे कुछ लोग फंस जाते हैं, उसके लिए CGPA भी इम्पोर्टेंट है, आपको प्लेसमेंट के लिए भी काम करना है। CGPA देखो सेफ साइड अगर रखा जाए तो 8.5 जो है बस ठीक, मोर देन सफिशिएंट 8.5 से ज्यादा क्या, सबका क्राइटेरिया ये रहता है 9.5। अरे मेरा तो लगता है चलो मैंने एकेडमिक्स पे भी फोकस किया था, ठीक है, फिर 8.5 ठीक है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्लेसमेंट पे भी फोकस करते रहो। अच्छा, प्रोजेक्ट्स वगैरह में जैसे आप जैसे कोर्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें तो 1000 बच्चे वही प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉमन हो गया, ठीक है। आपने DSA का देखा तो भाई सेम चीज तो वो भी पढ़ रहा हुआ इंसान, तो आप अलग कैसे मतलब उससे रहना? सेम चीज से क्या अलग हो जाए? तुम क्लास में बैठे हो, कितने बच्चे हैं? 70 होंगे, 70 को सेम पढ़ाया जा रहा है, और पूरे CSE में कितने 250-300 उनको भी सेम पढ़ाया जा रहा है, तुमने अलग कैसे करा? कुछ ना कुछ तो करा होगा ना, तुमने भी फिगर आउट करा होगा कि मेरे को क्या करना है कि मैं क्राउड से स्टैंड मतलब अलग खड़ा हूँ क्राउड से, ये चीज को फिगर आउट करनी है। ऐसे सेम वही है, सबके लिए भी सेम वही है, बट एक होता है ना क्वालिटी क्वेश्चंस जो होते हैं और एक क्वांटिटी क्वेश्चंस होते हैं, बस वो तो वही तो क्वालिटी अपने अंदर कैसे लाया जाए। देखो वो मैंने पहले मैसेज करा था, वो 450 क्वेश्चंस होते हैं DSA वाले ड्राइवर वाले, वो करने हैं, वो ऐसे तुम क्लास वर्क मान लो, ठीक, वो क्लास वर्क है, उसके बिना तुम कोई पैटर्न को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो उसका हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिक्स भी हैं, जैसे इंटरवल सब इंटरवल्स हो गए, DFS BFS कैसे करना, सब एक है, तो तुम उनको नहीं करोगे तब तक तुम दूसरा अगर कोई आ गया क्वेश्चन उसको कैसे टैकल करो जिसमें सेम इम्प्लीमेंटेशन लग रही है, वो ऐसे तुम क्लास वर्क मान लो। बाकी जो 450 से तुमको अपना ऊपर जानना है, वो तुमको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो तुमने सीखा है वो तुम्हें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वैसा होमवर्क होगा बाकी क्या। फिर भी अच्छा, प्रोजेक्ट्स अभी के कैसे प्रोजेक्ट्स अभी सेलेक्ट किया जाए? अभी 2025 आपने इंटरव्यूज भी मल्टीपल इंटरव्यूज भी दिए, तो उस हिसाब से कैसे प्रोजेक्ट्स चूज किया जाए किसी भी स्टूडेंट के द्वारा कि इस कैटेगरीज के प्रोजेक्ट्स को चूज करने पे एक रिक्रूटर्स को अलग से आंख जाती है इस चीज पे? देखो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, मेरा इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक बकेट थी वो AIML GSE में होता ही है, इलेक्ट्रिक बकेट आती है, ठीक है, AIML तो AIML पे ही प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे शुरू में, क्योंकि उस समय आ रहा था लाइमलाइट में AIML, तो उसी पे ही बनाए थे। तो एकदम बेसिक्स वाले जो बनाए थे, क्या होता है प्रेडिक्शन वाले, ये सब, फिर थोड़े से एडवांस में गए जो कि हमारे हो गए, जो कि नए आ रहे हैं, जैसे लैंग चेन आ गया, लैंग ग्राफ तो अभी आया है, लैंग चेन थोड़ा सा पुराना हुआ है, 1-1.5 साल ही हुआ, तो उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ठीक है, वो करे। फिर बाद में तुम्हारा आ गया, उससे शिफ्ट हुए फुल स्टैक में आए, फुल स्टैक में थोड़ा सा दिखता है कि हाँ सही में तुमने कुछ करा है, तो बस वही फुल स्टैक भी थोड़े से बनाए थे, जिसमें हाँ फुल स्टैक के कोई क्लोन नहीं बनाए, मेंशन नहीं करे, क्लोन तो बनाए बट मेंशन नहीं करे किसी ने,
उसमें AML इंटीग्रेट करा, ऐसा मतलब कि AI इंटेलिजेंस वाला, जैसे जीमेल का SaaS बना दिया, SaaS है तो उसमें AI इम्प्लीमेंट हो रहा है, बस ऐसे कुछ रिलेट करके AML इंटीग्रेशन बना दिया। देखिए अच्छा, एक पार्ट के बारे में बात की, DSA के बारे में बात की, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, FT के बारे में बात की कि वो भी सीखना है आपको। तो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत छोटा सा पार्ट लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कम्युनिकेशन के बारे में, ये कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करी जाती है, सब लैग कर देते हैं। तो इस जो मतलब होते हैं थोड़े बहुत ना, वो लैग कर जाते हैं। कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है, अपने दोस्तों से बात करो, ठीक है ना, और ट्राई करो कि जो भी दूसरा है सामने वाला कौन हो गया है, जो भी तुम्हारे हॉस्टल में रह रहे हो, नहीं जानते हो, बात करने की कोशिश करो। तो बात नहीं करोगे तो तुम सामने वाले को जान नहीं पाओगे, है ना। कम्युनिकेशन नहीं अच्छी हो पाएगी, टेक्निकल में अच्छे हो, ठीक है, तो बेस अच्छा करो, बट एट लास्ट कम्युनिकेशन ही अच्छी है तो एक कोई प्रोग्राम को सपोज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो वो तो बेकार है। आप अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे, तो कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। बात करो दूर से, आपने नहीं बात कर पाते दूसरे से, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से बात करो। तो आपने क्या, आपने कुछ अलग किया या मिरर के सामने ही आपने बात की? नहीं, मिरर के सामने मैं दोस्तों से पहली मीटिंग, देखो पहली बार में तो होता है यार, क्या बात करोगे, पहली बार में क्या हेजिटेशन रहती है, लेकिन दूसरी तीसरी बार नहीं बात करोगे तो फिर तो बेकार है। अच्छा, अगर अब जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि चलो तैयारी तो कर रहे हैं, सब कुछ हो रही है हमारी, पर पता भी तो चलना चाहिए कि भाई ये कंपनी आ रही है, इसमें ये प्रोसेस होती है, तो उसके लिए नेटवर्किंग जो होती है, जॉब ट्रैकिंग और नेटवर्किंग की जब बात करते हैं तो उसमें आपको कैसा, मतलब कि क्या हेल्प किया, लिंक्डइन पे न्यूज़लेटर्स या आपने कोल्ड में ईमेल्स किए, इस तरीके से उनके पोर्टल्स पे ही जाकर आपने खाना, इस तरीके लिंक्डइन ही था, क्योंकि उस टाइम जब आती है, जब ओपनिंग्स खुलती है ना, तो सब पोस्ट आ जाते हैं कि ये कंपनी है, रिक्वायरमेंट है इसकी, जॉब प्रोफाइल, तो ऐसे आती चली गई थी, तो एक आइडिया लग गया था कि हाँ अब आने लगी है कंपनीज, बस रेडी हो गए थे। ऑफ कैंपस के लिए तो रेडी नहीं था, ऑन कैंपस के लिए रेडी था, क्योंकि ऑफ कैंपस तो बहुत भीड़ है बाहर, तो मेरे से अच्छे भी बैठे हुए हैं, तो यही ट्राई था कि ऑन कैंपस हो जाता पहले, वो सबसे बेस्ट रहता। फिर धीरे धीरे करके कॉलेज में भी आने लगी कंपनीज, एप्लीकेशंस आए, भरे, एक दो में से 2-3 राउंड ही क्लियर करे, रिजेक्ट हो गए, फिर ऐसे ऐसे करते चले गए थे। कोल्ड ईमेल जब आपने कोल्ड ईमेल्स का तो कुछ ऐसा रोल नहीं था, कोल्ड ईमेल्स नहीं किया था, उसमें रिजेक्शंस भी होते हैं ना, तो फिर वो हैंडलिंग, मेंटली टैकल करने वाली बात थी, कोल्ड ईमेल्स नहीं करते। अच्छा, फिर भी अगर रिजेक्शन, जैसे अभी आपने रिजेक्शन की बात की, तो निराश होता है तो उसको फिर वो प्रिपरेशन पे भी असर डालता ही है, ये 2 दिन चलो छोड़ ही दिया तब तो घूमने फिरने में लग गया था, तो उसको कैसे आपने टैकल किया? देखो डिमोटिवेट तो हुए थे, पहले ही कौन सी कंपनी थी जो पहले में जाएगा, पहले ही हो जाएगा, ये तो दिमाग में था ही कि ऐसा नहीं होता है कि पहले रिजेक्शन की फेस करनी ही है, बट यही था कि मतलब एकदम लास्ट राउंड पे जा रहे हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन या टेक्निकल में पूछ लिया जो आउट ऑफ द ब्लू चला गया, अरे ये कौन सा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है, अच्छा है ना, ये क्या है, तो आंसर नहीं कर पाए, है ना, तो उसमें लगता है कि यार कहाँ गलती होगी, कहाँ मतलब मेरे को और अच्छा करना है, तो उसी में ही था डिमोटिवेट तो होना चाहिए, नहीं होगा तब होंगे। We are approaching towards the end, तो एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोग ने इतनी सारी बातें की, फिर भी कुछ तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो अभी तक हम लोगों ने शायद नहीं की, तो आप फॉर एग्जाम्पल फिर भी अगर फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक स्पेसिफिक टिप और यू कैन से कि सीनियर्स एडवाइस आप जिसे कहें कि भाई ऐसा कर लो तो आप अच्छे जगह पे जाओ, उस हिसाब से आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे स्पेसिफिकली? अगर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर्स के लिए यही है, फंडामेंटल्स और बेसिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत टाइम के लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर से कोशिश करें कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे आ ही है, ठीक है, मतलब करने लगे, फिर करते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट का भी एक्सपोजर लेने लगे, जैसे फ्रंट एंड जाना तो HTML और ये सब
सीख लें, या और तुम्हारा थर्ड ईयर में जब तक आ जाए, अब नॉन लीनियर पूरा ठीक है, और थोड़े से एडवांस कोर्सेज जैसे फुल स्टैक प्लस AI ML इंटीग्रेशन वाली कोर्सेज। ये फर्स्ट ईयर, जो अभी फर्स्ट ईयर, हाँ। अभी सेकंड ईयर अब जो सेकेंड ईयर से जिसने ये फंडामेंटल्स ये सब क्लियर किया ही नहीं है, जो सेकेंड ईयर में सेम आए, गोज विद द थर्ड ईयर। जो सेकेंड ईयर में आए उसको तो फटाफट पहले तो ये निपटाना है, पूरा एकदम सिंटैक्स क्या है, जो भी कोई लैंग्वेज लेनी, कोई भी लैंग्वेज ले लो, सबका एक क्वेरी रहती है कि जावा पाइथन क्या, कोई लैंग्वेज जो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम बोलो, पाइथन करनी पाइथन करो, जावा करनी जावा करो, बट एक ले लो, ये नहीं कि बाद में 20 दिन बाद तुम शिफ्ट हो गए जावा में, या जावा तो पाइथन चले, एक करनी बस एक करो। लोग तो फिर भी एक क्वेश्चन हमेशा से मेरा ये रहा कि तब तक लोग कह रहे हैं कि अब तो हम टीचर्स भी कहते हैं, यूट्यूब पर टीचर्स कह रहे हैं, या फिर अब कॉलेज के टीचर्स कह रहे हैं, वो भी कहते हैं कि जावा इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर दैट सेगमेंट। जावा क्या वही स्प्रिंग इंडस्ट्री, स्प्रिंग मार जावा भी ठीक है, जावा भी कर लो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सिंटैक्स सीखने हाँ में, वो है। ठीक है ना, और उसका जो डिबगिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन ये हो जाती है। मेरा ये कि लैंग्वेज एकदम कोई भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं लैंग्वेज में, फिर अपना फटाफट से बेसिक्स क्लियर करके स्टार्ट कर दो। फिर वही है कि एक दिन जैसे सपोज 6 दिन का बना लो टाइम टेबल कि एक दिन DSA करना है, एक दिन डेवलपमेंट करना है, ऐसे ऐसे करते चले जाओ, तो सब बैकलॉग जितना भी एक साल का हुआ है वो सब क्लियर हो जाएगा। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए फिर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो उनको ये सब करना ही है, तो हमने स्क्रैच अगर तो बोल कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो मेरा ये है मैं इसमें करके चल रहा हूँ, थोड़ी बहुत तो कोडिंग हाँ, आती वो होगी क्योंकि 2 साल हो गए तो इतनी तो आती होगी, ठीक है। बीटेक का स्टूडेंट है तो एक्सपोजर तो कोडिंग का होगा ही, ये नहीं कि आप पहली बार सी का नाम ही सुन रहे हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा एक्सपोजर हो गया, लुक्स वगैरह आते 2 हैं, साल हो ये गए, सब आते 2 साल हो गए कॉलेज में, तो इतना तो हो गया होगा कि तुम सबका अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ठीक है। तो यही है कि तुमको भी फटाफट से तुम अब उसमें क्या है, थोड़ा टाइम ज्यादा देना लगेगा, जहाँ पे तुम सेकेंड ईयर में 1.5 घंटा दे रहे थे, अब वहाँ पे 2.5 घंटे पड़ेगी हर एक चीज के लिए, क्योंकि वो तुम्हें जल्दी करना है ना, क्योंकि एक दिन इसमें भी सेम रहा कि एक दिन DSA करो, अगले दिन DSA करो, और एक दिन रख लो तुम रिवीजन के लिए, क्योंकि जो तुमने पुराना पढ़ रखा हुआ है उसमें तुम रिवीजन कर डालो, ठीक है। और टाइम टेबल अपना टाइम टेबल DSA डेवलपमेंट रिवीजन DDR, फिर से DDR रिपीट किया आपने, DSA डेवलपमेंट रिवीजन, ये इम्पोर्टेंट है, रिवीजन इम्पोर्टेंट रहता है, आगे का पढ़ते चले जा रहे हो पुराने का पिछला, और इम्प्लीमेंटेशन कई चीज तो है, मतलब कुछ चीज सीखी, जैसे कोई आर्टिकल पढ़ा, प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन वो तो उसी में चलेगा ना, जिस दिन तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो आइडिया तो हो गई तुम्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो उसी में तो इम्प्लीमेंटेशन है ना, थ्योरी नहीं पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ो एकदम रियल जो कीबोर्ड वाली होती है एकदम सही सामने वो वाली कट वाली वो करनी है, उसके लिए तो वैसे बना लो कोई भी। मेरे जैसे क्लासरूम में कैमरा लग गया, हमारे टाइम पे तो नहीं थे, तो सुबह से लेके शाम तक एकदम बैठ पीछे बैठे रहते थे, करते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, और स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है। हम लोगों को तो उस समय ये बेनिफिट मिल गया था कैमरा ना होने का, तो कैमरा हो रहे हैं तो अब तुम लोग फेस करो। फिर भी एक बहुत ही जल्दी लोग डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, मतलब कि अरे यार कुछ दैट यू नो कि एक स्ट्रिक्ट माइंडसेट जब इंसान को कुछ हासिल करने के लिए बनाना होता है, उस पे कैसे चले इंसान को स्ट्रिक्ट माइंडसेट के डिस्ट्रैक्ट होते तो यार सब जिस एज में हूँ तो मैं सब होते हैं, ठीक, एक बार ये ना माइंडसेट क्लियर रख लो, ये थर्ड ईयर में आ गया है, अब डिस्ट्रैक्ट होकर क्या फायदा है ना, अब तो यही है कि जो पिछला करा वो सब बर्बाद दिया, सब बर्बाद दिया, थर्ड ईयर में आके या फोर्थ ईयर में भी आके कोई है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो बेकार है, तो उसको नहीं, बस यही कि मतलब फिगर आउट करो अपना, मतलब डेली रूटीन देखो तुम कहाँ पे क्या लैग कर रहे हो, ठीक है, और कि कितने ज्यादा बिजी रहोगे डाइवर्ट होगा उस चीज में, ठीक है। टिपिकल फादर वाली एडवाइस, पापा लोग यही कहते हैं कि मन बेचैन हो रहा है, बिजी हो जाओ, मन डाइवर्ट कम होता है, सही में होता है, मैंने भी ऐसे करा, जब कोई रिजेक्शन आया कोई दिक्कत नहीं, फटाक से तो लैपटॉप खोलना
बाकी मन उधर से फिर कम हो जाता है, डाइवर्ट ही कम हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है तो दोस्तों के साथ चले जाओ, एक वॉक पे घूमो या उनके साथ बैठ जाओ। लेट्स गो फॉर द फनी सेक्शंस। एक हमने बनाया के लिए ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन है, रैपिड फायर, तुरंत आपको जवाब देना होगा, ठीक है? अगर खुद का जब हार्ट अटैक देखते थे तो क्या मतलब मोटिवेशन आता था या माइग्रेन आ जाता था? अरे बाप रे, हिलते ही नहीं थे, मतलब माइग्रेन ही टाइप मान लो। माइग्रेन आ जाता था। हाँ। तो उसको माइग्रेन तो क्या बाम लगा आते थे या फिर कोल्ड ड्रिंक पिया जाता था? अरे कुछ नहीं, बस देखा, अरे बन ही नहीं रहा है ये तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो लीड कोड पे पता है ना, जितने भी हार्ड है ना उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी छोटी दे रखी है, हार्ड वाली समझ ही नहीं होता है। तो किसी ने क्या है ये तो समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ, लगे रहे। जब नहीं हुआ आखिरी में जाके सोल्यूशन ही देखना पड़ता था। मुझे लगता था कि हार्ड की जो जितनी प्रॉब्लम्स है ना, क्यों बता रहा हूँ, उनके सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा 15 लाइन के ही होते हैं। अच्छा, बस मतलब ये जेई एडवांस वाली बात है, कांसेप्ट क्लियर हो गई तो 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो लगे रहो दिन में। सही है, सही है। अच्छा, सपने में कॉलेज का कैंटीन में जाता था, लीड कोड का लीडर फोन। कॉलेज के कैंटीन में उधर ही मस्ती हुई थी, माइंड फ्रेश देखो उधर ही होता था। जब सब दोस्त आते थे, देखो पूरा दिन इतना सब करने के बाद एक इंसान एग्जॉस्ट तो हो ही जाता है ना, उसको माइंड फ्रेश भी करना है। बस वहीं सब लोग मिल जाते थे, कैंटीन पे नहीं बट हाँ प्ले ग्राउंड पे सब लोग मिल जाते थे, हंसी मजाक होता था। बस एक फनी सेक्शन और एक क्वेश्चन फनी और है, मतलब बहुत लोग फंसते हैं इसमें। 3 बजे तक कोडिंग की, 2 घंटे की डीबग किया, पता चला सेमी कलर में से लास्ट में। क्या रिएक्शन? मेरी प्राइमरी पाइथन थी तो मैं सेमीकोलन मेरे को डील नहीं करता। सेमीकोलन से बचने के लिए आपने पाइथन लिया। मेरा डील ही नहीं करना पड़ा इससे। कभी कभार होते थे सिंटेक्स, बहुत लेम सिंटेक्स जल्दी कर देता था। ये आप एक क्वेश्चन और आपके पीएस के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए पार्टी दी आपने? थोड़ा लोगों को लगे पूरे सब ग्रुप को क्या करें यार, वो हम फ्री होते तो वो गायब हो जाते हैं। This was genuinely a knowledgeable, a gold mine episode of the Mindset Talks. अनमोल भैया की जर्नी को देख के ये जरूर लगता है कि अगर एक राइट अप्रोच और हार्ड वर्क को मिला दिया जाए तो सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। एंड आई एम टोटली ऑब्वियस दैट आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कुछ ना कुछ एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसी बात आपको जरूर लगी होगी कि आप अपने लाइफ में, आप अपने जर्नी में, जॉब पाने की जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अनमोल भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर द एपिसोड। आपके मतलब टोटली ग्रेटफुल कि आप हमारे एक बुलावे पे आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप ऐसे ही हमें और बी द फ्लैग बैरियर फॉर द जूनियर्स, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, दिस वाज द वीडियो, दिस वाज द फाइन वीडियो ऑफ you can say preparation video of JP Morgan and Chase. So engagement with this video, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।